साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, आज से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। 5 जो सबसे बड़ी खबरें होंगी इंटरनेशनल अफेयर्स की, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो दिन भर में खबर में आए हैं, उनका विश्लेषण करेंगे, उसके आयामों पर चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम के हिसाब से भी वो इम्पोर्टेंट कैसे हैं और कैसे वैसे भी ग्लोबल मुद्दों में एक ओपिनियन मेकिंग के लिए कैसे ये लाभदायक होगा, इन सबको ध्यान में रख करके 5 सबसे बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला मुद्दा है वो एस जयशंकर को लेकर के है, उनके सिक्योरिटी ब्रीच के मामले को लेकर के है जो वहाँ पर लंदन में हुआ। एस जयशंकर के मामले में भारत और विदेश मंत्रालय ब्रिटेन पर हमलावर मुद्रा में है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ब्रिटेन एस जयशंकर के लंदन में काफिले पर खालिस्तानियों के कायराना घेराव और सिक्योरिटी ब्रीच की तुरंत जांच करे और जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। भारत का कहना है कि इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि देश का विदेश मंत्री लंदन में वार्ता करने गया हो और वहां कोई प्रो खालिस्तानी प्रदर्शनकारी बैरिकेड को तोड़कर जयशंकर के काफिले के पास आ जाए और ये खालिस्तानी जयशंकर के सामने ही एंटी इंडिया स्लोगन लगाने लगे। ये तो भारत की संप्रभुता की भी बात है। तो समय आ गया है कि होमलैंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट को टाइट किया जाए और यूके को प्रेशर दिया जाए कि प्रो खालिस्तानी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी बड़ी खबर है सूडान और यूएई के बीच के विवाद की। अफ्रीकी देश सूडान यूएई के खिलाफ आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गया है। मुकदमा दर्ज कर दिया उसने और उसने यूएई ने सूडान में नरसंहार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, यानी कि सूडान में जेनोसाइड को बढ़ावा देने में यूएई काम कर रहा है। कैसे? तो सूडान का कहना है कि यूएई सूडान के विद्रोही अर्धसैनिक बल, यानी जो वहाँ पर रिबेल एक पारामिलिट्री फोर्स है जिसे हम रैपिड सपोर्ट फोर्स कहते हैं, और जो सूडान में तख्ता पलट करना चाहता है, यानी सूडान की आर्मी को हटा करके खुद से शासन करना चाहता है, उस फोर्स को यूएई हथियार और आर्थिक सहायता दे रहा है। यूएई ने इसे सूडान का पब्लिक स्टंट कहा है और आईसीजे से केस खारिज करने की मांग भी की है। सूडानी सेना और आरएसएफ के बीच में संघर्ष जो हुआ है 1 साल से, उसमें 24,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। तो ये जो सूडान का जो मामला है और यूएई का, इसमें हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, जुडिशियल ऑर्गन, और इसमें जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं 2 देशों के बीच में, उसके विवादों का निस्तारण करने के लिए उसे आईसीजे में लाया जाता है। आईसीजे में 15 जज होते हैं, 9 साल का कार्यकाल होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रूप में लीगल डिस्प्यूट्स जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में, देशों के बीच में हैं, उनको ख़त्म करने की दिशा में कार्यवाही करता है। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रन्या राव को के गोल्ड स्मगलिंग मामले को लेकर के है, और इसमें नया अपडेट है कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने 3 दिन के लिए उन्हें कस्टडी में भेज दिया है। इस केस में डीआरआई ने पॉसिबल लिंक ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का जो है हवाला दिया है कि ऐसा लग रहा है कि इसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है, और एक स्पेशल कोर्ट फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस ने डीआरआई को ये ग्रांट दिया, मतलब मंजूरी दी कि रान्या राव को 3 दिन की कस्टडी में भेजा जाए। मामला दुबई से 14.2 किलोग्राम गोल्ड लाने का है और इस एक्ट्रेस को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि पिछले 6 माह में रम्या राव ने दुबई की 27 बार यात्रा की है, और जहां वे रियल एस्टेट सेक्टर में फ्रीलांसिंग जैसी सर्विसेज देने का क्लेम कर रही हैं। और आरोप है कि बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है उस पर इन्होंने सिक्योरिटी चेक्स में वीआईपी चैनल्स का इस्तेमाल किया ताकि जो चेकिंग होती है उसमें ईज़ हो जाए और वो इस तरीके के काम कर पाएँ। तो इस वाले मुद्दे पर जो है नया अपडेट यही है, चूंकि 17.29 करोड़ रुपए का मामला है इसमें, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट सीजर है गोल्ड स्मगलिंग के मामले में हाल के समय में जो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर और केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट पर हुआ है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है, आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि कितना गोल्ड इंडिया में ले आया जा सकता है, कितना परमिशन है, किस कानून के तहत परमिशन है, कौन से हमारे पास 2-3 ऐसे कानून हैं जो गोल्ड स्मगलिंग के केसेस में कार्यवाही करते हैं।
इस बात को आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद जो चौथा बड़ा मुद्दा है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से रिलेटेड। ट्रंप ने आज ईरान को बोला कि वो न्यूक्लियर मुद्दे पर उनसे वार्ता करना चाहते हैं कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर चर्चा हो और ईरान जो है कार्य करे इस मामले में कि वो न्यूक्लियर वीपन न बनाए, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस को आगे न बढ़ाए, और इसके लिए ईरान को काम करना होगा। ट्रंप ने कहा कि भाई अगर वो ये बात नहीं मानते हैं ईरान वाले तो इसका बहुत ख़राब परिणाम होगा। तो ईरान ने भी साफ कर दिया, आयतुल्लाह खुमैनी ने भी साफ कर दिया कि ये जो मैक्सिमम प्रेशर वाला पॉलिसी यूएस अपना रहा है, टैक्टिक्स अपना रहा है, वो नहीं चलेगा। आप फोर्स के दम पर इस तरीके का काम नहीं करा सकते। तो साफ है कि जिस तरीके से आज अमेरिका अपनी भूमिका को देख रहा है वो हर देश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कनाडा पे जिस तरीके से अभी टैरिफ वैरिफ लगाए गए, ग्रीनलैंड के मामले में कहा वहाँ से भी उसे एक रिवेंज मतलब एक प्रतिकार दिया गया, और इसी तरीके से और भी जगहों पर हुआ। जेलेंस्की ने भी क्वेश्चन मार्क अमेरिका की डिप्लोमेसी पर उठाए, लेकिन ट्रंप लगातार अपनी वैलिडिटी को खोजने की कोशिश में हैं और उन्होंने इसलिए इस मुद्दे को भी उठाया है। क्योंकि न्यूक्लियर जो मामला है, न्यूक्लियर थ्रेट्स का, वो सब ईरान के कॉन्टेक्स्ट में उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ऐसा अमेरिका का मानना है। अब हम बात करते हैं आज के अंतिम विषय की, और वो विषय है पीओके से रिलेटेड। हाल में भारत के विदेश मंत्री ने इस बात को कहा है कि पीओके जो है ये एक स्टोलन टेरिटरी है, इसे चुराया था पाकिस्तान ने, और जिस दिन ये हम वापस ले लेंगे उस दिन कश्मीर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि पीओके वाला रीजन हमारा था जब 1947 में पाकिस्तान ने अटैक किया था कबायलियों के वेश में, जब ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया था, जब श्रीनगर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, नौशेरा पर अटैक किया, सैलतांग वाले एरिया में, स्कार्दू में, जो कारगिल वाला एरिया था उसको कंट्रोल करने की कोशिश उस समय पाकिस्तान ने की, ऑपरेशन बाइसन चलाया गया हमारी तरफ से। ये सब तमाम उस समय जब काम हो रहा था तो उसी समय गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र था वो उस पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने, और पीओके का जो टेरिटरी है वो अवैध तरीके से उसने रेगुलेट करना शुरू किया। और पीओके का जो रीजन है वो भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीओके का जो रीजन है गिलगिट बाल्टिस्तान का, उसी के पास एक ऐसा एरिया है जिसे 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ बाउंड्री एग्रीमेंट करते हुए दे दिया था, और वो था शक्शगम वैली, जिसे हम ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कहते हैं, और वो भारत के सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसलिए पीओके का जो रीजन है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। गिलगिट बाल्टिस्तान को अगर हम देखें तो गिलगिट बाल्टिस्तान के बगल में खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति है, और खैबर पख्तूनख्वा में फाटा को भी मिलाया जा चुका है जो टेररिज्म की लेबोरेटरी है, इसलिए गिलगिट बाल्टिस्तान को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ जो वाखन कॉरिडोर है वो भी लगा हुआ है, गिलगिट बाल्टिस्तान से पास में स्थित है, और वाखन कॉरिडोर को भी पाकिस्तान, चाइना, ये सब जो देश हैं ये यूज़ करना चाहते हैं। और शिनजियांग प्रांत से भी गिलगिट बाल्टिस्तान की लगता है, मतलब ईस्टर्न साइड यानी नॉर्थ ईस्ट साइड में, और उसके आसपास जितने भी इलाके अगर हम देखें तो वो सब बहुत सेंसिटिव हैं। यानी NJ9842 जो पॉइंट NJ9842 है, जहाँ पर भारत और पाकिस्तान का LOC ख़त्म हो जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर ही सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, और ये सब एरियाज़ भारत के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और चाइना जो अपना ग्रेट ग्रैंड हिमालयन स्ट्रैटेजी, काराकोरम जो उसकी स्ट्रैटेजी है, उसकी जो 5 फिंगर पॉलिसी है लद्दाख पर कंट्रोल करने की, वो चाइना पाकिस्तान के साथ नेक्सस बना करके इन सब क्षेत्रों में अपना जो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटीज़ हैं इन सब को, मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए पीओके को हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता, और भारत लगातार प्रयास कर रहा है इस मामले पर इंटरनेशनली आइसोलेट कराने का। दुनिया के तमाम देश और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय में धीरे धीरे कह देंगे कि ये भारत का हिस्सा है और भारत का ही अधिकार है। जैसे अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर अपने सीनेट में प्रस्ताव पारित करके बोला कि अरुणाचल प्रदेश इंटीग्रल पार्ट है, ऐसे ही यूरोप और तमाम देश धीरे धीरे जब रिकग्निशन दे देंगे
और फिर हम आजकल गल्फ़ देशों से अपने रिलेशंस बहुत मजबूत कर रहे हैं, खाड़ी देशों से, सऊदी अरब से, यूएई से, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान। और जब ये देशों की बहुत बड़ी ज़रूरत भारत भी बन जाएगा तो ये धीरे धीरे पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। तो आइसोलेशन की पॉलिसी के साथ साथ प्लस एग्रेसिवनेस भी हम रखेंगे और तमाम जो है ऑप्शंस अपने पास रखेंगे। और इसके साथ धीरे धीरे भारत आशावादी है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये नेशनलिस्ट ख्याल है, भारत जो है पीओके नहीं ले पाएगा। भारत एक प्राग्मेटिक अप्रोच रखता है कि भाई हमें बहुत आक्रामक होकर तुरंत युद्ध करके नहीं ले लेना है, लेकिन हम माहौल बना रहे हैं। जिस तरीके से कश्मीर में हम जिस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, तो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को ये अब समझ में आ रहा है कि गुड गवर्नेंस भारत से मिल सकता है, पाकिस्तान से नहीं। जिस तरीके से लोड शेडिंग की समस्या है गिलगिट बाल्टिस्तान में, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तमाम प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ के लोगों की आंखें खुल गई हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें एक बहुत ही जलालत भरी ज़िंदगी दी है। और इसलिए वो तमाम लोग जो है उनको अगर मिलने का अवसर दिया जाए कि भारत से मिलने का अवसर दे दिया जाए तो वो शायद जुड़ भी जाएं। इसलिए भारत धीरे धीरे एक माहौल बना रहा है। और पीओके की जो सिचुएशंस है, इन्हीं सब चीज़ों को देख करके भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भी आशान्वित हैं। और उनका कहना है कि ये जो अवैध तरीके से ये धरती पर कब्जा किया गया है, इस पे अवैध निर्वाचन या अवैध जो चुनाव भी कराने की कोशिश करता है पाकिस्तान, वो भी अवैध है। यानी सब कुछ अवैधता का प्रोडक्ट है, यहाँ पर इललिजिटिमेसी वाला गेम चल रहा है। और इसलिए इसको वैकेट किया जाए, इस रीजन को। भारत का यही ऑफिशियल स्टैंड भी है यूनाइटेड नेशन में कि जल्द से जल्द ये भारत की जो वैध धरती है इसको वैकेट किया जाए, क्योंकि ये जो धरती है इसका इस्तेमाल पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया जा सकता। यानी गिलगिट बाल्टिस्तान और ये सब क्षेत्र जो लद्दाख का हिस्सा रहे हैं, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए कोई हैं। ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव के मंसूबों को पूरा करने के लिए, 5 फिंगर पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, एशियन ड्रीम्स चाइना का जो है उसको पूरा करने के लिए, ये इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। तो भारत धीरे धीरे इन सब चीज़ों को प्राप्त करेगा। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।